आज हम कला, स्थापत्य कला एवं साहित्य का विकास इस विषय के अंतर्गत हम सल्तनत काल की स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मुगल काल और साहित्य कला का विकास समझेंगे। तो इस वीडियो में हम सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भारत में सल्तनत काल चल रहा था तो उसमें गुलाम वंश और खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी वंश, इन डायनेस्टियन ने अपने शासनकाल के दौरान विभिन्न स्थापत्य कला के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न इमारतों का निर्माण करवाया और उस समय जो हिंदू और मुस्लिम कला शैली का भी आपस में सामंजस्य दिखाई देता है, क्योंकि इन सुल्तानों ने जब भारत में ये देखा कि हिंदू जो मंदिरों की कला शैली है तो उससे भी काफ़ी प्रभावित हुए और इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम कला शैली एक इंडो सार्क शैली विकसित हुई, जिसका उदाहरण हमें विभिन्न इस सल्तनत काल की इमारतों में दिखाई देता है कि अधिकतर ये देखने को मिलता है कि जो हिंदू मंदिर थे उन्हीं के जो अवशेष यानी ध्वस्त सामग्री थी उन्हीं से मुस्लिम इमारतों का निर्माण करवाया गया और उन्हें एक नया रूप दे दिया गया। तो स्थापत्य कला की दृष्टि से देखा जाए तो हमें खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरबार और तुगलकाबाद मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बाद फिरोज शाह कोटला यानी फिरोजाबाद नगर बसाना और इस अन्य इमारतें देखने को मिलती हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण करवाना, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया बाद में। तो इस प्रकार से शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का सहस्राम का मकबरा, तो ये ऐसी इमारतें हैं जो सल्तनत काल में बनी, जिनको देखने से स्थापत्य कला की उत्कृष्ट कला की झलक दिखाई देती है कि किस प्रकार से सुल्तान शासन के साथ साथ स्थापत्य कला में भी रुचि रखते थे। तो उनके समय जो सल्तनत काल में जो स्थापत्य कला थी उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या मतलब उनके अंदर समानताएं असमानताएं थी। पहले ये समझेंगे स्थापत्य कला। जिस समय इस्लामिक कला और हिंदू कला का पारस्परिक साक्षात्कार हुआ तब दोनों कलाओं में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। मतलब जब भारत में गुलाम वंश की शुरुआत होती है और तब उस समय के जो सुल्तान, तो उस समय क्या होता है कि हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का आपसी एक संपर्क होता है। तो उस समय कुछ अंतर भी स्पष्ट अंतर दिखाई देते हैं। वो कौन कौन से अंतर थे, उन अंतरों को हम समझेंगे। नंबर 1, हिंदू कला अलंकरण लिए हुई थी, अलंकरण प्रधान थी, किंतु इस्लामिक कला सादगी पर आधारित थी। किस पे? सादगी पर। हिंदू कला में मंदिरों के ऊपर शिखर बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? शिखर। जबकि इस्लामिक कला में मस्जिदों के ऊपर गुम्बद बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी? मस्जिदों के ऊपर गुम्बद। हिंदू कला में मजबूती और सुंदरता को अधिक महत्व दिया जाता था। हिंदू कला में मजबूती और सुंदरता को अधिक महत्व दिया गया, जबकि इस्लामिक कला में विशालता, स्थान की अधिकता और सरलता को महत्व दिया जाता था। क्या क्या? इस्लामिक कला में विशालता, स्नान की अधिकता और सरलता को महत्व दिया जाता था। हिंदू मंदिर में गर्भगृह सर्वथा प्रकाश एवं वायु रहित होता था,
जबकि मस्जिद का भी भीतरी भाग प्रकाश एवं वायु होता था, गर्भगृह। हिंदू कला में स्तंभों व सीधे पाटों का महत्व अधिक था। कि हिंदू कला के जो इमारतें हैं, मंदिर हैं, उनमें क्या था, स्तंभों व सीधे पाटों का महत्व अधिक था। जबकि इस्लामिक कला में मेहराबों एवं गुंबदों को अधिक महत्व दिया जाता था, मेहराबों और गुंबदों को, जिससे कि इमारत को अच्छी मजबूती के साथ खड़ा किया जा सके। बाद में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैलियों का समन्वय हुआ, मतलब जब धीरे धीरे एक दूसरे पर निकट आए और मतलब प्रभाव पड़ा, तो एक नई कला शैली विकसित हुई, हिंदू मुस्लिम कला शैली, स्थापत्य कला शैली के समन्वय से स्थापत्य शैली का विकास हुआ, जिसे हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला कहा जाता है। इसके बाद सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में हम देखते हैं, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में ये तो हमने देखा कि अंतर क्या थे। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला में थोड़ा थोड़ा जो अंतर था उसको हमने समझा। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1197 ईस्वी में निर्मित दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद प्रथम मुस्लिम कलाकृति है। जो दिल्ली में बनाई गई कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, यह इस्लाम मस्जिद प्रथम मुस्लिम कलाकृति है, जो एक हिंदू मंदिर के चबूतरे पर 27 हिंदू व जैन मंदिरों को ध्वस्त करके बनाई गई थी। कितने मंदिर ध्वस्त किए गए? 27 हिंदू व जैन मंदिरों को ध्वस्त करके बनाई गई थी। कुतुब मीनार को भी ऐबक ने बनवाना शुरू किया था, किंतु इसका निर्माण कार्य पूरा इल्तुतमिश ने 1232 ईस्वी में पूरा करवाया। कब करवाया? 1232 ईस्वी में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर मस्जिद का भी निर्माण कार्य सल्तनत काल में देखने को मिलता है। इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया। इल्तुतमिश का मकबरा भी महत्वपूर्ण इमारत है, जो लाल बलुए पत्थर से बनी है। किस पत्थर से? लाल बलुए पत्थर से। बलबन का मकबरा भी सल्तनत काल की महत्वपूर्ण इमारत है। बलबन का जो मकबरा है वह भी सल्तनत काल की महत्वपूर्ण इमारत मानी जा सकती है। खिलजी स्थापत्य कला। अब जब खिलजियों का मतलब गुलाम वंश में तो हमने देखा कि किस प्रकार से कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर मस्जिद, नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा जो और बलबन का मकबरा, ये महत्वपूर्ण इमारतें हैं। इसके बाद हम देखते हैं खिलजी वंश जब आता है तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन, जो उन्होंने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया? अलाई दरवाजा। अलाउद्दीन ने कुतुब क्षेत्र में, उत्तर कुतुब क्षेत्र के उत्तर में सीरी का नया नगर बसाया था। अलाई दरवाजा ये बनाया था। अलाउद्दीन ने कुतुब क्षेत्र के उत्तर में सीरी का नया नगर बसाया, जहां 1000 सितून 1000 खम्भों वाला महल अधिक महत्वपूर्ण है। जहां 1000 सितून 1000 खम्भों वाला महल अधिक महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के अहाते में जमायत खाना मस्जिद ही बनवाई थी। तो इससे पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी को स्थापत्य कला में भी रुचि थी। उसकी उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजयों को तो हमने देखा ही, साथ में उसको स्थापत्य कला में भी विशेष रुचि थी। तो अलाउद्दीन ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के अहाते में जमायत खाना नामक मस्जिद भी बनवाई गई, जो अलाई दरवाजा के नमूने के आधार पर बनी है। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी नमूने के आधार पर नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन मुबारक ने, जो अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी थे कुतुबुद्दीन मुबारक ने बयाना में उर्वा नामक मस्जिद भी बनवाई थी। तो बयाना में जो स्थापत्य कला की दृष्टि से खिलजी काल की जो इमारत है, कुतुबुद्दीन मुबारक ने उर्वा नामक मस्जिद बनवाई थी। तो खिलजी वंश में हमने देखा कि किस प्रकार से अलाई दरवाजा और सीरी का नया नगर,
1000 स्तूप, 1000 खंभों का महल और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के अहाते में जमीयत खाना मस्जिद और अलाउद्दीन के नमूने के आधार पर बनी है। और अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन मुबारक ने बयाना में उर्वा नामक मस्जिद भी बनवाई थी। अब तुगलक कालीन स्थापत्य कला, तो तुगलक कालीन स्थापत्य कला में हम देखते हैं कि किस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक ने इमारतों का निर्माण कराया। तुगलकों की इमारतें खिलजी की इमारतों की अपेक्षा अधिक कलात्मक लगती हैं। जो तुगलक काल की इमारतें हैं वो खिलजी की इमारतों की अपेक्षा अधिक कलात्मक लगती हैं। गयासुद्दीन तुगलक का तुगलकाबाद का नगर महत्वपूर्ण है। गयासुद्दीन तुगलक का जो बनाया हुआ जो नगर है तुगलकाबाद, वो अधिक महत्वपूर्ण है स्थापत्य कला की दृष्टि से, जो देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। मोहम्मद तुगलक ने तुगलकाबाद नामक छोटे से किले की नींव भी डाली थी। मोहम्मद तुगलक ने भी तुगलकाबाद नामक छोटे से किले की नींव डाली थी। दौलताबाद में भी निर्माण करवाया। जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करता है तो वहाँ पर भी इसने स्थापत्य कला का काफ़ी कार्य मतलब निर्माण कार्य करवाया। लेकिन बाद में राजधानी वापस दिल्ली ले आता है तो वहाँ बहुत से कार्य अधूरे रह गए। फिरोज शाह तुगलक ने यमुना के किनारे अपनी नई राजधानी फिरोजाबाद का निर्माण करवाया था। तो फिरोज शाह जो तुगलक था वह भी स्थापत्य कला में विशेष रुचि रखता था और उसने यमुना के किनारे यानी ये आगरा जो है वो यमुना के इधर और यमुना के दूसरी तरफ उसने अपने नया नगर बसवाया जिसे फिरोजाबाद के नाम से जाना जाता है, जो कि फिरोज शाह कोटले के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो कि फिरोज शाह कोटले के नाम से प्रसिद्ध है। फिरोज शाह ने अनेक मस्जिदें भी बनवाई थी। अपने शासन काल के दौरान फिरोज शाह ने अनेक मस्जिदें बनवाई, जिसमें काबा मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, खिड़की मस्जिद और काली मस्जिद प्रमुख हैं। कौन कौन सी? काबा मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, खिड़की मस्जिद और काली मस्जिद इस तुगलक काल की यानी फिरोज शाह तुगलक के समय की बनाई गई प्रमुख इमारतें यानी मस्जिदें हैं। सैयद और लोधी काल की इमारतें, सैयद और लोधी काल की इमारतों में इस काल की मस्जिदों में मौज की मस्जिद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सैयद वंश के बाद लोधी वंश, तो लोधी काल में विशेष प्रकार से हमें देखने को मिलता है उस समय विभिन्न प्रकार की इमारतों का निर्माण कराया गया। तो इस काल की मस्जिदों में मौज की मस्जिद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें 5 मेहराबदार प्रवेश द्वार हैं, 5 मेहराबदार प्रवेश द्वार हैं तथा इसके गुंबद देखने में सुंदर लगते हैं। सर जॉन मार्शल ने लिखा है कि लोधियों की स्थापत्य कला में जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है, सर जॉन मार्शल लिखा है कि लोधियों की स्थापत्य कला में जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है उसका संक्षिप्त रूप मौज की मस्जिद में वर्तमान में है। तो सर जॉन मार्शल ने मौज की मस्जिद की प्रशंसा करते हुए कहा है कि लोधियों की स्थापत्य कला में जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है उसका संक्षिप्त रूप मौज की मस्जिद में वर्तमान में है। इसके बाद सूरवंश की इमारत है। सूरवंश शेरशाह सूरी, शेरशाह ने किला एक कोहन मस्जिद बनवाई थी। तो शेरशाह सूरी को भी स्थापत्य कला में रुचि थी तो उसने क्या बनवाया? किला एक कोहन मस्जिद बनवाई थी। इसके प्रवेश द्वार और गुम्बद के चारों ओर की मीनारें ईरानी प्रभाव लिए हुए हैं। क्या लिए हुए? ईरानी स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है किला एक कोहन मस्जिद में। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का जो सम्मिश्रण देखने को मिलता है वो सहस्राम का जो मकबरा है उसमें देखने को मिलता है। स्थापत्य कला का मतलब सामंजस्य। सहस्राम का जो मकबरा है वो झील के बीच मतलब झील के विशाल झील के बीच ऊंची कुर्सी पर बनवाया गया है। जैसा कि हमने देखा कि शेरशाह सूरी ने भी जिस हुमायूं से
सत्ता छीन लेता है और शासन करने लगता है। बाद में दोबारा से वो हुमायूं सत्ता पे आरूढ़ होते हैं, लेकिन शेर शाह सूरी ने अपने समय में बहुत सारी मतलब राजनीतिक और स्थापत्य कला के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत सारे सुधार कार्य किए थे। तो आज हमने देखा कला स्थापत्य के क्षेत्र में एवं साहित्य का विकास। तो कला स्थापत्य में हमने सल्तनत काल की स्थापत्य कला के बारे में जाना, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मुगल कालीन स्थापत्य कला और साहित्य का विकास के बारे में समझेंगे। तो स्थापत्य कला में सल्तनत काल की स्थापत्य कला, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला में क्या क्या अंतर है वो हमने जाने। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में कौन कौन सी इमारतें बनी उनके बारे में समझा। फिर खलजी स्थापत्य कला के बारे में जाना, तुगलक कालीन स्थापत्य कला के बारे में जाना कि गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक ने कौन कौन से मतलब इमारतों का निर्माण करवाया। फिर सैयद और लोधी वंश की इमारतों के बारे में जाना और सूद वंश की इमारतों के बारे में जाना, सहस्राम के मकबरे के बारे में। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम मुगल कालीन स्थापत्य कला और साहित्य के विकास के बारे में समझेंगे। ओके।